हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष PM, जो कि आपके सामने लाइव है और एक ऐसे समस्या के साथ खड़े हैं जो समस्या तुम्हें बहुत गंभीर चोट दे रही है और आने वाले वक्त में तो बहुत घातक चोट देने वाली है। चोट है बोर्ड्स और JEE एक साथ कैसे मैनेज करें। इस समस्या से तुम जूझ रहे हो, लेकिन सत्य जानते हो। तुम दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या कोई भी इस समस्या की बात कर रहा है? सारे लोग, सारा बच्चा, पूरी की पूरी बच्चे की, मतलब कहते हैं बच्चे की पूरी कौम परेशान है इससे। बच्चा बेचारा दबी जुबान में टीचर से पूछने की कोशिश करता है कि सर JEE और बोर्ड्स नहीं मैनेज हो रहा है, साथ में क्या करें। वो टीचर इस बच्चे की मासूमियत नहीं समझता है और वो टीचर भरी सभा में बच्चे का मजाक उड़ा देता है कि अरे तू अकेला है क्या जो तेरे से बोर्ड्स और JEE नहीं हो रहा है, ये बाकी सारे क्या कर रहे हैं? टॉपर ऐसे ही बनोगे क्या? तुमसे बोर्ड्स नहीं मैनेज हो रहा है, JEE कैसे करोगे? और सारे बच्चे ठहाके लगा के हंस देते हैं। लेकिन वो बच्चा जानता है कि ठहाके तो लगा रहे हो, लेकिन मेरे दर्द का कोई मरहम नहीं दे रहे हो, और जो ठहाके लगा रहे होते हैं वो भी इसी दर्द में होते हैं। क्या विडंबना है। तो आज मैंने सोचा कि यार इस पे बात करी जाए। जरूरी है यह बात करना और बच्चों से रूबरू होना कि हाँ भाई, तुम्हें अगर इससे परेशानी है तो चलो कुछ बताने की कोशिश करता हूं, और शायद सही समझ पा रहा हूं मैं कि तुम्हें इससे बेहद ज्यादा परेशानी है। सही समझ रहा हूं, हाँ या ना चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। चलो शुरू करते हैं कि JEE और बोर्ड्स साथ में कैसे मैनेज करना है। इस बात पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है और अगर ये नहीं टैकल किया तो जीवन के 2 साल बर्बाद हो सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे काम की बात करने वाला चैनल बहुत कम ही होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो अगर तुम्हारे काम की बात हो रही है तो अपने मतलब का काम करो, चैनल सब्सक्राइब रखो, ताकि तुम्हारे काम की बात तुम तक सही समय पर पहुंचती जाए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत तगड़ी विडंबना है। बताओ तनुष, ऐसा लग रहा है कि तनुष मीना, उसके कहते हैं ना मतलब दुखी दिल का किसी ने गुबार बाहर निकाल दिया। ऐसा लग रहा है तनुष बोल रहा है कि सर मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं, आपने पहली बार मेरा दुख बताया है। चलो मैं समझ रहा हूं, समझ सकता हूं। अब मैं आज इस सेशन के लिए बहुत सारा PPT बनाने का सोचा, लेकिन फिर मैं सोचा मैं कोई PPT नहीं बनाऊंगा, सीधा दिल से बात करूंगा। और मेरे पास चूंकि इतने सालों से तजुर्बा है, सेशन ले रहा हूं, डेटा सेट बहुत सारे हैं। मैं तुमको डेटा सेट से बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से। CBSE नामक एग्जामिनेशन देने वाले देश में करीबन 16 लाख बच्चे होते हैं हर साल। आज पिछले साल का डेटा बता रहा हूं, 16 से 18 लाख बच्चे के आसपास CBSE का एग्जाम दिए थे। वहीं JEE एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो JEE एग्जामिनेशन देने वाला बच्चा देश का 15 लाख बच्चा होता है। ठीक है, ये 15 लाख और 16 लाख सेम बच्चे नहीं है। हो सकता है इस 16 लाख में से मात्र 6 से 8 लाख इधर हो सकता है इस 15 लाख में से मात्र 6, 8, 10 लाख इधर हो बच्चे हो। अब अगर देश के सारे बोर्ड्स को मिला दिया जाए, ओपन बोर्ड, स्टेट बोर्ड, फलाना बोर्ड, ICSE बोर्ड, ढिमकाना बोर्ड, सारे मिला दो, तो 12वीं का बोर्ड देने वाला जो बच्चा है देश में, वो 12वीं का बोर्ड देने वाला बच्चा करीबन 1 करोड़ के आसपास है। यह आंकड़ा मेरे पास कैसे आया, कहां से आया? हर साल, ये 1 करोड़ लोअर फिगर बोल रहा हूं, इससे ज्यादा बच्चे देते हैं। हर साल ग्रेजुएट होने वाले लोग जो स्नातक कर लेते हैं, 3 साल या 4 साल की डिग्री, वो ग्रेजुएशन करके निकलने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने एक लोअर फिगर पकड़ा कि 12वीं का बोर्ड, सारे बोर्ड्स मिलाकर देने वाले बच्चे 1 करोड़ है। अब मैं अभी सारे 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, पर यहां पर कुछ बैठे होंगे बिहार बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले, जम्मू कश्मीर बोर्ड वाले, मध्य प्रदेश बोर्ड वाले, सारे बोर्ड वाले बैठे होंगे। समस्या कहां आती है पता है? ये जो बच्चा है, अभी मैं बात कर रहा हूं इस 15 लाख की, ये 15 लाख बच्चा बेचारा इतना डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है पता है? ये कई चीजों से डरा हुआ है। ये सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इस चीज से डरा हुआ है कि हमारे बाबूजी ने 2 लाख रुपया भरा है कोचिंग में। अगर मेरा कोचिंग से उस 2 लाख रुपया का रिटर्न नहीं निकला तो क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बाबूजी को? क्योंकि मेरे बाबूजी ने पैसा जो कमाया है वो चोरी करके नहीं कमाया है और ना ही किसी के यहां डाका डाला है। वो पूरी ईमानदारी से कमा रहे हैं। 2 लाख उनके लिए जान निकल जाने बराबर पैसा होगा। बर्बाद होता हुआ दिख रहा है उस बच्चे को, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और यहां पर इतना ज्यादा वजन है कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कुछ कुछ लोग तो 4-5 लाख रुपए दिए होंगे कोचिंग में, इतना पैसा देकर पिताजी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा न चाहते हुए भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे। क्योंकि उसको दिखता है कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा पैसा है, और अगर पैसा नहीं है
तो यहां सबसे ज्यादा इज्जत है, क्योंकि चारों तरफ लोग ये क्या पूछ रहे हैं, आईआईटी निकल जाएगा। अरे किट्टू की मम्मी कैसा कर रहा है तुम्हारा किट्टू, आईआईटी निकाल लेगा इस बार। अच्छा हमारी लड़की का तो नहीं हुआ था। सारे बैठे ही इस उम्मीद में है कि जिस दिन तेरा आईआईटी ना निकला उस दिन तेरी मां को सुनाएंगे, जिस दिन तेरा नहीं निकला, एनआईटी नहीं हुआ, तेरे बाबूजी को बताएंगे। अच्छा बहुत बनते थे, बेटे को लेकर शेर बन रहे थे, आप बड़ा बेटी को पढ़ने भेजे थे, हैं बड़े मॉडर्न बन रहे थे, रुको बताते हैं। तो सारे बैठे ही इस उम्मीद में है। बेचारा बच्चा क्या करे, वो तो मासूम है, इस प्रेशर के तले दब रहा है। वो सोच रहा है कि बाकी सब छोड़ते हैं, पीसीएम पे फोकस करते हैं। उसने 1.5 साल निकाल दिया इसी चीज में कि सिर्फ पीसीएम पीसीएम पीसीएम। अब 1.5 साल निकालने के बाद सीबीएसई सामने आता है और बोलता है हेलो हाय कैसे हैं, क्या आपने मेरा नाम सुना है। बच्चा बोलता है अरे हाँ देखे देखे लग रहे हैं, आप कौन से अंकल हैं, इंग्लिश वाले अंकल हैं। अच्छा हाँ देखे हुए तो लग रहे हैं। बाजू में एक और अंकल आते हैं, अरे हेलो हाय क्या आपने मेरा नाम सुना है। बच्चा बोलता है नहीं आपका नाम तो सुना ही नहीं है। वो फिजिकल एजुकेशन बोलता है अरे नहीं नहीं बेटा हम आपके पिताजी के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, नहीं नाम सुने। अरे अब बच्चा सोचता है आखिरी का समय है, वो सोच रहा है कि ऐसे चलो ठीक है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हम हैं ना पीसीएम में तोप हैं, कर लेंगे कुछ। और बेचारा जो पीसीएम में भी तोप नहीं है उसकी तो स्थिति मनस्थिति बहुत खराब है। वो तो बेचारा सोच रहा है हम कहीं तोप नहीं है, लगता है हम बस तोप के सामने ना आ जाएं। अब उसको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, उसको लग रहा है कि हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि होगा कुछ नहीं। पर कहते हैं ना ऑल इज वेल बोलते जा, हो जाएगा हो जाएगा, तो वो खुद को ऑल इज वेल बोल रहा है। अब ये सब कुछ करते करते वो आया एग्जामिनेशन का समय, दौर आया, उसको लग रहा है हो जाएगा, कर लेते हैं, जेडब्ल्यू पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ पता है, साल 2022 में, मैं अभी भी आपको बताता हूं, नवंबर 2022 वो महीना था जब जेडब्ल्यू ने पहली बार ये ऐलान किया कोविड के बाद कि हम 75% क्राइटेरिया को वापस लेकर आ रहे हैं। बच्चे त्राही त्राही करने लगे, अरे ये कैसे ये नहीं है, सही नहीं है, गलत है, फलाना ढिमकाना सब कुछ। पर उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं हटाएंगे, हम ये पहले भी रखे थे। बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। साल 2023 होता है, एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिनेशन के बाद मई में जब इसके रिजल्ट्स आते हैं, जून में, मई और जून में, तब बच्चों का कमेंट मेरे चैनल पे, सिर्फ मेरे चैनल की बात कर रहा हूं, बाकी पूरे भारत में पता नहीं कितने आए होंगे, मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट जो मेरे को आज तक याद रह गया, एक बच्चे का 74.8% नंबर आया सीबीएसई बोर्ड्स में 12वीं में, और इस बच्चे को 99.1 परसेंटाइल आया जेडब्ल्यू मेंस में। बच्चा बेचारा तड़प के रह गया, रोता रह गया। लेकिन और उसके बाद सिर्फ तड़प के रोता नहीं रह गया, ऐसे तो 3-4 कमेंट्स आए थे, उसमें से एक बच्ची का मेरे को अभी भी याद है 99.4 परसेंटाइल आया था। उस बच्ची के 74% नंबर थे। पिताजी उसके काफी पहुंचे हुए इंसान थे। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील डाली कि जेडब्ल्यू मेंस गलत कर रहा है, मेरी बच्ची को एक मौका दिया जाना चाहिए। मात्र 1% नंबर से 99.4 परसेंटाइल वाली लड़की का फ्यूचर नहीं बर्बाद किया जा सकता। आपको पता है क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे लोग गए थे। इन्होंने बोला कि एनटीए के कार्य प्रणाली पे मुझे कोई शक नहीं है और ना ही इसमें कोई गलती दिख रही है, इसीलिए इनका जो तरीका है, इनको उसको निर्धारित करने की पूरी आजादी है, और इसीलिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। और बच्चों का फ्यूचर यहीं धरा का धरा रह गया। कोई बच्चा आईआईटी छोड़िए, एनआईटी छोड़िए, ट्रिपल आईटी, अरे वो भी छोड़िए, जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी ये बच्चे नहीं जा पाए जो भारत के टॉपर्स थे। क्यों? मात्र 1% नंबर से छूट गए। कोई एक बच्चा तो 0.2% नंबर से छूटा। यह है सच्चाई। और यह साल 2023 नहीं है, सिर्फ साल 2024, साल 2025 बिल्कुल सिमिलर कमेंट्स आए। इस साल मैं बता रहा हूं, साल 2025 का कमेंट आया मेरे चैनल पे, तुम जाके देखना, मैं बड़े सारे सेशन में उस कमेंट का स्निपेट डाला हूं। बच्चा कहता है 10वीं में मुझे आए 96% नंबर और 12वीं में मुझे आए 74% नंबर और जेडब्ल्यू मेंस में मुझे आए 98 परसेंटाइल नंबर। 98 परसेंटाइल मतलब रैंक। बताओ मैंने गलती कहां की, समझ नहीं पा रहा हूं। यह कमेंट था उस बच्चे का कि बताओ मेरी भूल कहां रह गई। और यह बच्चा जो 10वीं में 96% लाया है, बेवकूफ तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं।
जेडब्ल्यू में 98 परसेंटाइल लेकर आया है, यह बिल्कुल भी कमजोर मतलब कमजोर बच्चा या नाकाबिल बच्चा तो नहीं होगा, पर यह रह गया पीछे 12वीं में नंबर कम आने की वजह से। ये सारे तजुर्बे मैं आपको सिर्फ इस बात के लिए बता रहा हूं कि देखो बेटा, तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा वजन है तुम्हारे बाबूजी का। बाबू लिख दिया, अरे सॉरी, बाबू सोना हो गया, बाबूजी, पिताजी। तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा वजन है तुम्हारे पिताजी का, वो खर्च किया हुआ 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया का। मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी इसी गरीबी से गुजरा हूं। मेरे बाबूजी के पास तो 50,000 भी नहीं थे खर्च करने के लिए। मेरे बाबूजी बेचारे एक कोचिंग में एडमिशन दिलाए झूठ बोल के कि मेरा बेटा आईआईटी क्लियर कर लिया है पिछले साल, ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूं। फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने धक्के मार के निकाल दिए, बोले बाप के पास जब पैसा होगा तब आना। तो मैं समझता हूं इस गरीबी को और इस बेबसी और इस लाचारी को, लेकिन इस सब कुछ समझने के बाद सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और सच्चाई यह है कि आज के वक्त में आपके लिए जेडब्ल्यू इंपॉर्टेंट है, परंतु सीबीएसई का बोर्ड निकालना जेडब्ल्यू से 1000 नहीं तो 1 लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहां लटक गए बेटा, ये इंग्लिश में कम नंबर आए, फिजिकल एजुकेशन में कम आए, या फिर मान लो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है इसी में तुम्हारे कम नंबर आ गए, तो विश्वास मानिए मैं लिखित कह सकता हूं, यह ज्यादा चुभता है, यह दर्द ज्यादा देता है, और ऐसा दर्द देता है तो जो सालों तक याद रह जाएगा। 74% नंबर अगर यहां आ गए और यहां 99 परसेंटाइल ले आए, तो पूरे जीवन, पूरा साल अपने आप को कोसोगे कि मैं क्या गलती कर गया। क्योंकि अगली साल जब अगर आपके साथ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर ऐसा कुछ हो गया कि 2026 के आपके बोर्ड्स हैं और उस 2026 के बोर्ड्स में आपने 70% हासिल किया 12वीं में और 98 परसेंटाइल हासिल किया जेडब्ल्यू में, तो आपको पता है 2027 में क्या होगा। आपको ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य हो जाएगा। 2027 में आप ड्रॉप ले रहे होंगे और इस ड्रॉप के टाइम पे सारे ड्रॉपर सिर्फ जेई पे फोकस कर रहे होंगे, पर आप 12वीं पे भी फोकस कर रहे होंगे और इसके साथ साथ जेडब्ल्यू पे भी फोकस कर रहे होंगे, और यह बेहद दुखद होगा। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों को कहूंगा ये बात, जो भी बच्चे बोर्ड वाले हैं, खासकर बिहार बोर्ड, असम बोर्ड, जहां पर टॉप 20 परसेंटाइल चल रहा है, वो लोग थोड़ा कम में हो जाएगा, पर ठीक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए सीबीएसई बोर्ड्स पर, और विश्वास मानिए आपको यही बात की चिंता होगी ना कि सर हम बोर्ड्स पे ध्यान तो दे देंगे, लेकिन आप बताइए कि हमारी जो चिंता है कि हमारा जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन कैसे निकलेगा, उसका हम क्या करें। चलिए उसका समाधान देने के लिए कोशिश करता हूं, ये इसी के लिए सेशन रखा हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए एक ही चीज होती है, क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप जो पढ़ते हैं आपको यही समझ में आता है, या यही आज तक समझाया गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड लेवल का बहुत आसान है जेडब्ल्यू से। बात सत्य भी है, असत्य नहीं है, परंतु इस बात में, इस सत्य बात में एक असत्य बात मिलाकर आपको पिला दी गई है। क्या? वो ये कि इन सब्जेक्ट्स की एक किताब होती है एनसीईआरटी, आपको धीरे धीरे यह असत्य आपके कान में घोल दिया गया है कि एनसीईआरटी से ज्यादा बेकार किताब जेडब्ल्यू के लिए तो कोई होती नहीं है। पर बतौर शिक्षक और इतने साल के तजुर्बे के साथ मैं लिखित दे सकता हूं, कोरे कागज पे साइन कर दूंगा कि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए तो नहीं कहूंगा मैं, परंतु फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छी किताब कोई है नहीं। और ये मैं बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि जेडब्ल्यू के लिए कह रहा हूं। आपको विश्वास ना हो तो इस साल बस मेरे नाम पे ये बेट ले लो तुम कि हर्ष सर ने कहा है, करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस एक साल मेरे नाम पे ये बेट ले लो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मास्टर आदमी हूं, टीचर आदमी हूं, तुम्हारे जीवन के साथ खेलूंगा नहीं। मेरा कोई इसमें फायदा भी नहीं है, परंतु अगर होता भी तो कम से कम मैं तुम्हारे जीवन के साथ नहीं खेलूंगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए तो भगवान है, और फिजिक्स में 70-80% यहां से आ जाता है। मैथमेटिक्स में सिर्फ थ्योरी के काम आती है, सवाल कोई नहीं आता है जेडब्ल्यू में, इसलिए मैं मैथमेटिक्स में आपको एनसीईआरटी नहीं सजेस्ट करूंगा। अब जैसे ही मैंने आपको एनसीईआरटी सजेस्ट किया, एक पंथ दो काज हो गए। एक पंथ दो काज ऐसे कि आप एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी से आपका बोर्ड तो अपने आप निकलेगा, और एनसीईआरटी की मदद से फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके जेडब्ल्यू लेवल तक का, बेसिक लेवल तक का हो जाएगा। हाँ, बहुत हाई लेवल नहीं होगा, मैं मानता हूं। आप एकदम बोलेंगे 99 परसेंटाइल आ जाए सर, 100 परसेंटाइल, वैसा नहीं आएगा, मैं मानता हूं। परंतु बेयर मिनिमम 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, वहां तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर आपने थोड़ा जोर मार दिया और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, काबिल हैं थोड़ा सा, तो आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप मैथमेटिक्स का जोर दिखाइए जेडब्ल्यू में अच्छा करने के लिए। अब यह कहानी यहां रुकती नहीं है, यह कहानी इससे थोड़ी और आगे जाती है
क्योंकि बोर्ड में आपको एनसीईआरटी जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप सवाल तो सॉल्व करते हैं और आपका ना चाहते हुए भी अंदर से तरीका बन गया है जेडबलई वाला, मतलब आप एमसीक्यू फॉर्मेट पे ढल चुके हैं, आप सीधा सवाल का आंसर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स पे आपका ध्यान नहीं होता। पर बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही है सब कुछ और क्या है। तो बोर्ड्स में अगर स्टेप इंपॉर्टेंट है तो बेटा अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और बोर्ड एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट तो भैया कोई देता भी नहीं, वेदांतु भी नहीं देता, क्योंकि यहां पे मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है पता है, सवाल देना और सवाल देने के बाद उसको चेक करना। अब अगर एमसीक्यू है तब तो मैं एक कंप्यूटर लगाऊंगा, सिस्टम लगाऊंगा, वो एमसीक्यू चेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 पन्ने का आंसर लिखा है या 10 लाइन का आंसर लिखा है, वो चेक कैसे करूंगा, उसके लिए तो आदमी बैठाना पड़ेगा। तो ये तो कोई कोचिंग भी नहीं देती है। इसका एक ऑप्शन जरूर होता है सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर तो अभी वेदांतु ने मतलब पिछले साल निकाला था, अभी इस साल निकलने में 1-2 महीने का समय है, तो आप सैंपल पेपर कहीं और से ले लीजिए जहां से भी आपको सही लगे। परंतु सैंपल पेपर के इस्तेमाल से आप मॉक टेस्ट दीजिए और इस मॉक टेस्ट को आपको सेल्फ चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल्फ चेकिंग, मतलब आप खुद से बैठिए और एक टीचर बनकर आपकी टीचर जितने बेरहमी से मार्क्स काटती है उतने ही बेरहमी से अपने मार्क्स काटिए और देखिए कितना नंबर आ रहा है। तब उस दिन आपको पहली बार ईमानदारी से आप आईना देखेंगे अपना कि आप एक्चुअली में क्या 75% से ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और विश्वास मानिए उस दिन तुम मेरा धन्यवाद दिल से बहुत करोगे कि सर बहुत अच्छा हुआ कि आपने आंखें खोल दी, नहीं तो हम तो इसी छलावे में जी रहे थे कि हाँ हमारा सब कुछ अच्छा होगा। बेटा अगर 75% नहीं आ रहा है ना, तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो। और 75% छोड़िए, आपका घर पे तो 80 आना चाहिए, क्योंकि मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-4-5% ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा। तो घर के एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं आप सैंपल पेपर की मदद से, तब तो आपका 80-85% आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मेन एग्जामिनेशन में गड़बड़ा जाएंगे। समझिए इस बात को। और ये पीसीएम का करने के बाद आपको इंग्लिश उठाना है, और इंग्लिश उठाने के बाद आपका फिजिकल एजुकेशन है, या हो सकता है किसी का हिंदी हो या किसी का कंप्यूटर साइंस हो। क्या है भाई तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या है मतलब 5वां या 6ठा सब्जेक्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो आपको ये वाला सब्जेक्ट उठाना। और विश्वास मानिए सब्जेक्ट लेते वक्त सारे लोग कहते हैं ये आसान है, पर आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, अंग्रेजी में 2 किताबें हैं, खत्म करने में आपका मतलब कहते हैं नानी याद आ जाएगी। करके देखो, एक बार पढ़ना शुरू करो अंग्रेजी में 2 किताब है, फ्लेमिंगो और विस्टा, कंप्लीट करके देखो। और अगर तुम हफ्ते छोड़ो 10 दिन में कंप्लीट कर लेना तो जो कहो सो, मैं तुम्हें अगले 1 साल तक पार्टी दूंगा, सच बता रहे हैं, अगर 10 दिन में कंप्लीट कर लिए तो। और बच्चा बाप रे बाप, मेरे को लगा सबने फिजिकल एजुकेशन लिया होगा, यहां बच्चे कह रहे हैं, मीम कह रहा है उसने फाइन आर्ट्स लिया है, तेरा भला हो बेटा। एक बच्चा कह रहा है कंप्यूटर साइंस लिया है, अरे वाह वाह बेटा, कंप्यूटर साइंस पढ़ के देखना मजा ही आ जाएगा। एक कह रहा है आईटी लिया, वाह जी वाह, पढ़ के देखो, 12वीं का पेपर यहां से पढ़ के देखिएगा, तब समझ में आएगा कि आपने क्या लिया है। भाई साहब शाद बोल रहा है कि उसने हिंदी ले लिया, लिटरेचर ले लिया है। एक तो ऐसा ही नंबर नहीं उठते लिटरेचर, ऊपर से हिंदी लिटरेचर, ओहो मजा ही आ जाएगा। आखिरी हिंदी लिटरेचर मैं पढ़ा था 8वीं कक्षा में। 10वीं में मेरे स्कूल वाले बोले थे कि 10वीं में हिंदी ना ले मार्क्स नहीं उठेंगे। 12वीं में तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। ओ तेरी, एक बच्चा भला हो, एक बच्चा लिख रहा है कि उसने साइकोलॉजी ले लिया है। ओहो हो, यह भी बड़ी दिक्कत है हमारे देश में कि बच्चों को सही समय पर लोग सही गाइडेंस नहीं देते हैं। स्कूल वाले तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब साइकोलॉजी दिलवा दी है, कसम से गजब, मजा ही आ जाएगा। तो विश्वास मानो यार, तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स निकालने में ना अभी बहुत बहुत लंबा मतलब सफर तय करना है। तो आज से शुरू कर दो। मैं बार बार सारे बच्चों को यही बोलूंगा, यार आज से शुरू कर दो। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और विश्वास के साथ शुरू करो कि तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे तो जेडबलई खराब नहीं होगा। मैं चीख चीख के कह रहा हूं, नहीं खराब होगा भाई। तुम पढ़ो बोर्ड्स एग्जामिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर एनसीईआरटी से लगाओ, मैथमेटिक्स भले छोड़ दो, तुम दूसरे सैंपल पेपर से लगाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री लगाओ पूरा एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक हो गया, अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो छोड़ दो। अब तुम मॉक पेपर लगाना शुरू करो, सैंपल पेपर कहीं किसी का भी उठा लो। मार्केट में बड़े सारे हैं, वेदांतु का भी अवेलेबल है, अमेजॉन पे जाइएगा तो। इस साल वाला अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट वो भी होगा कुछ टाइम में रिलीज। पर आप लोग लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए, बेहद जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाइनली एक बात बताऊंगा। देखो, जेडबलई और बोर्ड्स मैनेज करना मुश्किल नहीं है। आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। तुम एक बात बताओ, तुम एक स्टूडेंट हो,
मैं 3 केस स्टडीज लेता हूं। स्टूडेंट तुम हो, हर्ष प्रियम, मैं एक मास्टर हूं, यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, कंपनी में हूं, और कोई एक बड़े शख्सियत का नाम ले लेता हूं, जैसे रतन टाटा जी मान लेते हैं, रतन टाटा जी। आप तीनों के पास देखते हैं, इसके पास 24 घंटे हैं, इसके पास 24 घंटे हैं, इनके पास भी 24 ही घंटे हैं। ये बच्चा 24 घंटे में क्या करता है? ये बच्चा 24 घंटे में स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, और स्कूल कोचिंग के साथ अपना बोर्ड्स और जेडब्ल्यू जो भी है वो बोर्ड्स और जेडब्ल्यू दोनों साथ में मैनेज करता है। ठीक है, ये इंसान 24 घंटे में क्या करता है? यह इंसान 24 घंटे में यूट्यूब पे सेशंस लेता है, इंटरनल सेशंस लेता है, उसके बाद बहुत सारी मीटिंग करता है अपने कंपनी में लोगों के साथ, उसके बाद फैमिली में जाता है, फैमिली टाइम देता है, फिर थोड़ा बेटी के साथ खेलता है, बेटी के साथ खेलने के बाद थोड़ा पिताजी को समय देता है, फिर थोड़ा वाइफ को समय देता है, उसके बाद बैठकर रात में जब अकेला होता है तो सोचता है कि स्टूडेंट्स के लिए और क्या कर सकते हैं, तो समय कि स्टूडेंट्स के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये इंसान एक गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज कर रहा है, तो गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज का क्या प्लानिंग होगा वो सोचता है, और कोई समय खाली बच गया तो किताब पढ़ता है, पर खाली समय बचता ही नहीं है तो सालों से किताब पढ़ा ही नहीं है इंसान। अच्छा, रतन टाटा जी क्या करते हैं? रतन टाटा जी जब अब तो नहीं रहे, लेकिन जब होंगे तो क्या करते होंगे? इनके पास टाटा केमिकल्स है, इनके पास ये टाटा केमिकल्स हो गया, इनके पास टाटा मार्केट, टाटा कॉस्मेटिक्स है, इनके पास टाटा, मतलब क्या क्या मैं लिख दूं मैं, कॉस्मेटिक्स है, इनके पास केमिकल है, इनके पास स्टील है, इनके पास क्या कहते हैं माइनिंग है, इनके पास माइनिंग के बाद इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इनका क्या कहते हैं फूड है, फूड के बाद इनका स्टार्टअप है, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बाद फिर इनके पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब शायद जगह बहुत कम पड़ जाएगी, बट आगे बहुत सारी चीजें हैं, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात, देखो तीनों के पास घंटे 24 है, तीनों में बस इंसान का काम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इस इंसान का काम है पढ़ना, कोचिंग जाना और बोर्ड्स और जेई को प्रिपेयर करना। तुम्हें बहुत कठिन लग रहा होगा। इस इंसान का काम है यूट्यूब पे सेशंस लेना, इंटरनल सेशंस लेना, मीटिंग लेना, फैमिली को टाइम देना, बेटी को टाइम देना, बाप को टाइम देना, बीवी को टाइम देना, फिर स्टूडेंट को टाइम देना, सबको टाइम देना, कुछ अपना टाइम बच जाए जो नहीं बच रहा है। ये इंसान भी बेचारा पिसा हुआ है अपने जीवन में, लेकिन इस इंसान के लिए भी देखने के लिए एक रोल मॉडल कोई है कि यार एक और इंसान है जो अपने उसी 24 घंटे में पता नहीं क्या पूरी दुनिया चला दे रहा है। और शायद मैं बाजू में एक और लिख देता नरेंद्र मोदी, तो अब भारत के प्रधानमंत्री, पता नहीं उनको तो पूरा भारत चलाना है। तो मैं इस बात से बस एक ही बात सिद्ध करना चाहता हूं आपके दिमाग में कि देखो स्कोप बहुत ज्यादा है, बस अभी तुम इन चीजों में उलझे हुए हो इसलिए तुमको लग रहा है कि और कुछ करना मुमकिन नहीं, बट मुमकिन बहुत कुछ है, विश्वास मानो बहुत कुछ मुमकिन है। तो आप बस करना शुरू कीजिए, समय अपने आप निकल आएगा। बोर्ड्स के साथ जेडब्ल्यू करना बिल्कुल मुमकिन है। और मैं आपको एक बात और लिखित बताता हूं, डेटा से बड़ा मजा आएगा। 15 लाख बच्चा जेडब्ल्यू देता है। कितना बच्चा देता है? 15 लाख बच्चा जेडब्ल्यू देता है। तुमको ये बात जरूर लगता है ना कि अगर बोर्ड्स नहीं होता तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते, लगता है ना? चलो एक फैक्ट चेक कराते हैं। 15 लाख बच्चा जेडब्ल्यू देता है। हर साल इन 15 लाख में से 3 लाख बच्चे के आसपास कोटा में होता है। कितना? कहां होता है? कोटा। ये पिछले साल का आंकड़ा है, लेकिन पिछले साल से कोटा की बड़ा मार्केट खराब हो गया है, क्योंकि कोटा में बड़े नेगेटिव न्यूज आते हैं, तो मां बाप बच्चों को कोटा नहीं भेजते। अब तो कोटा में ये 3 लाख बच्चों में से पिछले साल कुछ लोग बता रहे थे कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे वहां पहुंचे हैं। ठीक है, अब ये जो 3 लाख बच्चा पहुंचता है, इसमें से अधिकांश बच्चा डमी होता है। डमी मतलब ऐसे ही स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहां पे जाता होता नहीं है। अधिकांश, 100% तो नहीं होता होगा, लेकिन अधिकांश जाता है। मैं मानता हूं कि 100% बच्चा डमी होगा, मतलब 3 लाख बच्चा डमी होगा। मतलब इस 15 लाख में से 12 लाख बच्चा मतलब स्कूल जा रहा होगा, रेगुलर स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब 3 लाख में से 1.5 लाख बच्चा ही सिर्फ कोटा में बचा, तो डमी कैंडिडेट्स कितने होंगे? और ऊपर से अभी तो डमी कैंडिडेट्स बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ स्कूल पे छापे पड़ रहे हैं सीबीएसई के, कोई भी डमी स्कूल बच नहीं रहा है। तो मैं मान रहा हूं कि 1 लाख बच्चा डमी है। 1 लाख बच्चा डमी है। अब आपको एक बात फैक्ट बताता हूं। क्या तुम ये बात कह सकते हो मुझे 100% गारंटी से कि सारे टॉपर या मेजॉरिटी टॉपर कोटा से निकलते हैं?
मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, मैं तो तुम्हारे सामने डेटा रख दूंगा। हमारा ऑल इंडिया रैंक 15 दक्ष तैलिया जो इस साल निकला है, वो बैंगलोर का बच्चा है, ऑनलाइन पढ़ा है, कोई कोटा नहीं गया है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 50 तक में तुम देख लो, 50% बच्चे भी कोटा के नहीं है। 50, 1 से 100 देख लो, वहां भी 50% बच्चे नहीं है। 1 से 1000 देख लो, वहां भी 50 छोड़ो 40% बच्चे भी कोटा के नहीं है। इसका मतलब क्या? क्या सारे टॉपर्स कोटा से निकल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉपर तो हर जगह से निकल रहा है। इसका मतलब मेजॉरिटी बच्चा जो यहां बैठा है, 1 लाख बच्चा डमी है, 14 लाख बच्चा स्कूल जाने वाला है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के पास समय नहीं है या उनके पास बहुत डिसएडवांटेज है, तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मात्र 1 लाख बच्चा होगा अभी देश में जो डमी होगा, 14 लाख बच्चा तो स्कूल जाने वाला ही है। तो आप उसी भीड़ में हैं जिस भीड़ में सारे हैं, और इसी भीड़ में रिजल्ट भी निकल रहा है। सारे बच्चे देखना, अभी अगले साल आने दो, और सबका इंटरव्यू आता है ना टॉपर, सबका सारा टॉपर बताएगा। कोई डीपीएस से होगा, कोई रेयान इंटरनेशनल से होगा, कोई सरस्वती विद्या मंदिर से होगा, कोई नेशनल पब्लिक स्कूल से होगा, कोई इधर से होगा, कोई फलाना से, कोई ढिमकाना से, पर सारे अच्छे वैसे स्कूल से बच्चे होंगे जो जगहों पर अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। रिसेंटली सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया सारे स्कूल को। सीबीएसई ने कहा कोई भी बच्चा अगर 75% से कम अटेंडेंस रखता है और अगर उस बच्चे को आप बोर्ड में बैठने देते हैं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। क्या लिखा उन्होंने? कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मतलब स्कूल बंद करा देंगे। इतनी बड़ी बात अगर लिख दी तो जाहिर सी बात है कोई भी सीबीएसई स्कूल आपको अलाउ नहीं करेगा। मतलब सारे के सारे सीबीएसई स्कूल 75% अटेंडेंस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हर एक बच्चा स्कूल तो जा रहा है बॉस। अगर हर बच्चा स्कूल जा रहा है मतलब उन्होंने स्कूल जाते जाते कुछ तरीके निकाले हैं जिससे उनको जेडब्ल्यू भी प्रिपेयर होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका जो मैं भी अपने टाइम पे करता था, मेरा कोई भी फ्री पीरियड होता था, उस फ्री पीरियड में बैठ के मैं अपने नोट्स को नहीं, मतलब वो जो सारे डीपीपी मिलते थे उन सारे डीपीपी को सॉल्व करता था। स्कूल के टीचर्स इतने समझदार हो जाते हैं कि वो छेड़ते नहीं है अगर तुम हल्ला गोदाल नहीं कर रहे हो तो। आप फ्री पीरियड निकालिए, उसमें डीपीपी पढ़िए। जो भी मेन क्लासेस है, जैसे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्लासेस हो रहे हैं, उस फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट को वहां पे सीखता था। विश्वास नहीं मानोगे शायद तुम, पर सत्य बोल रहा हूं, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को स्कूल में सीखता था ताकि स्कूल का समय बर्बाद ना जाए। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? पर मैं आपको इन सारी बातों के बाद बस एक ही बात बोलूंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ जेडब्ल्यू करना मुमकिन है और बहुत आसान है। करना शुरू कीजिए। सबसे ज्यादा फोकस अपना बोर्ड पे डालिए। आप बोर्ड पे डालिए और मेरी गारंटी है कि आपका जेडब्ल्यू अपने आप निकलेगा। आप बोर्ड को अच्छा कीजिए। आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप 95% लेकर आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपका टारगेट 95% होगा। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे। आप 95% का गारंटी दीजिए बोर्ड में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जेडब्ल्यू में मोर देन 93 परसेंटाइल लेकर आएंगे, जो कि कट ऑफ मार्क्स होता है। हाँ, हो सकता है शायद आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, मैं गारंटी नहीं लूंगा, पर आपके पास मौका रहेगा। आप अप्रैल अटेम्प्ट में इसके परसेंटाइल को बढ़ा सकते हैं। आपके पास नॉलेज होगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है? तो ये अश्योरेंस जो बच्चा मेरे को देने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आपके सारे बच्चों का अश्योरेंस के कमेंट का तैयार है, मैं उसको ये अश्योरेंस दूंगा कि बेटा तू जेडब्ल्यू निकालेगा। ठीक है? तो ये सेशन मैं बस आपके इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लेकर आया था कि देखो जेडब्ल्यू के साथ बोर्ड्स मुमकिन है और आप कीजिए, कोशिश कीजिए। हर बच्चा कर रहा है, आप भी कर लेंगे। ठीक है? हौसला मत डगमगाइएगा। और दूसरा, आप रूटीन बनाएंगे, वो रूटीन एक दिन फेल हो जाएगा। आप कोई टारगेट लेंगे, वो एक टारगेट एक दिन फेल हो जाएगा। पर ध्यान रखिए, फेल होना गलत बात नहीं है, फेल होकर छोड़ देना गलत बात है। गिरना कभी गड़बड़ नहीं होता, गिरकर ना उठना ही जिंदगी को मार देता है। तो आप गिरेंगे, हर बार गिरेंगे, पर हर बार गिर के आपको फिर उठना है। उठिए, आप हर हाल में मंजिल तक पहुंचेंगे। देर ही पहुंचिए, पर पहुंचेंगे जरूर। ठीक है? तो जोश पूरा हाई रखिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ जेडब्ल्यू कीजिए। मेन फोकस बोर्ड्स पे रखिए, क्योंकि 75% का जो दानव है ये थोड़ा छोटा दानव दिखता है पर घातक ज्यादा है। क्लियर? चलो भाई, तो देवी और सज्जनों, आज का यह सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पर्याप्त तौर पे मोटिवेट कर पाया होऊंगा और आपको आगे चलने के दिशा ज्यादा क्लियर दिखा पाया होऊंगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, आपके काम का कंटेंट आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।